हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ वाज टू और वर टू, अर्थात वाज टू और वर टू का प्रयोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वाज टू और वर टू का प्रयोग कब किया जाता है। तो आपको एक चीज बता दें, यदि पास्ट टेंस में वाला था, वाली थी, वाले थे करके वाक्य आता है तो ऐसे वाक्यों में हम वाज टू या फिर वर टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वाज टू और वर टू का अफर्मेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वाज टू या फिर वर टू लिखना होता है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि अदर वर्ड के रूप में कोई और अन्य शब्द बच जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेते हैं। अब रही बात इसमें कि हम वाज टू और वर टू किस में लगाएं, अर्थात किस सब्जेक्ट के साथ वाज टू और किस सब्जेक्ट के साथ वर टू का प्रयोग होगा। तो आपको बता दें, नोट के रूप में आप लिख सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, ही, सी, इट, आई, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ही, सी, इट, आई, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज टू का प्रयोग किया जाता है। वाज टू का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यू, वी, दे या बहुवचन, क्या? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं? वर टू का प्रयोग करते हैं। किसका? वर टू का प्रयोग किया जाता है। वर टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इतनी बात यदि क्लियर हो गई कि वाज टू का प्रयोग कब करेंगे और वर टू का प्रयोग कब करेंगे, है ना। तो पहली बात हमने इसकी पहचान बताई कि यदि वाक्य के लास्ट में वाला है, वाला था, वाली थी, वाले थे, है ना, यानी ने वाला था, नी वाली थी, ना वाला था, ऐसे करके आता है। तो ऐसे वाक्य में हम पास्ट टेंस में वाज टू और वर टू का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह जाने वाला था, जैसे होता ना कि वह जाने वाला था, मैंने रोक लिया, तो बोला जाता है ना। तो अक्सर ऐसा बोला जाता है। देखिए वह जाने वाला था, तो आप देख रहे हैं लास्ट में ने वाला था या फिर नी वाली थी या फिर ना वाला था, मतलब इस तरीके के वाला था, वाली करके आए। तो आप याद रखना पास्ट टेंस में वाज टू और वर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग। वहां पर वाक्य की पहचान क्या होती थी? वाला है, वाली है, वाले हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले कौन जाने वाला है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहां लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए वह जाने वाला था, तो वह की मीनिंग क्या होगी? ही या सी? ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वाज टू या वर टू? तो आपको इसलिए हमने नोट लिख दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। तो ही, सी, इट, आई, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम वाज टू का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे? वाज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए वह क्या करने वाला? जाने ने, तो जो वर्ब होगी वह ना, नी, ने से समाप्त होगी। वाला है, वाली है, जैसे होता था वहां पे इज टू, एम टू, आर टू के प्रयोग में, उसी तरह वाज टू, आर टू के प्रयोग में वाला था, वाली थी, वाले थे, इसके साथ जो वर्ब होगा, जैसे खाने वाला था, पीने वाली थी, जाने वाली थी, पढ़ने वाली थी, कुछ भी, तो उसका अर्थ नानी ने करके निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ जाने का मतलब जाना, तो यहाँ क्या हो गया? गो।
क्योंकि ये एक इन्फिनेटिव का रूप धारण करता है। तो यहाँ देखिए जाने वाला था, हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या जाने वाला था, हाँ ये नहीं है। जब नहीं है तो अपना नाम थोड़ी लिखना है, अदर वर्ड नहीं है तो क्या लिखना है ना, तो जितना है उतना ही लिखना। अब इसका मतलब नहीं कि सर ने बता दिया स्ट्रक्चर से पूरा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं मिल रहा चलो अपना नाम लिख दो, अदर वर्ड के रूप में नहीं मिल रहा चलो अपने फादर का नाम लिख दो, ऐसा मत सोचना। चलिए एक एग्जांपल और इसका देखिए, जैसे मान लीजिए आप गीत गाने वाले थे। अब देख रहे हैं यहाँ पे पहचान इसकी क्या है, वाले थे। अगर ये ना समझ में आए कि नी वाले थे नहीं, तो इतना ही समझ लीजिए, है ना, वाले थे वाली थी है ना। तो यहाँ पास्ट में आपको क्या करना, वाज वर्ब का, इसका मतलब काहे का प्रयोग है, वाज टू और वर टू का प्रयोग है, इस बात को ध्यान रखना। तो कौन गाने वाले थे, आपका मतलब यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, यू वी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाया जाता है, वर टू का प्रयोग, काहे का प्रयोग होगा, वर टू। इतना करने के बाद आप देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, आपको क्या करने वाला, गाने। तो यहाँ गाने का मतलब क्या हो जाएगा, सिंग। क्या गाने वाला था, गीत, क्या गीत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉन्ग। ठीक है, इतना कर दिया आपने, लेकिन स्पेस छूटा तो कुछ ना कुछ राज तो ही है। क्या राज है कि यहाँ इसके पहले आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग। चलिए इसका देख लेते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने समझा, इसका निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, अब इसका निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए करना क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर शॉर्ट में समझते हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, फिर इसके बाद टू होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड आए तो लिख लेना, ठीक है, हमने अफर्मेटिव में बता दिया है, आए तो लिख लेना इसके बाद। चलिए देखिए इसका एग्जांपल। अब जैसे मान लीजिए हम खाना नहीं खाने वाले थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कौन नहीं खाने वाले थे, हम, तो इसका क्या हो जाएगा, वी अकॉर्डिंग क्या होगा, वर। तो यहाँ का इसका मतलब नहीं कि वर टू पूरा लिख दें, आपको बता दें, आप वाज टू और वर टू का प्रयोग पढ़ भले ही रहे हैं, लेकिन याद रखना अफर्मेटिव के बाद जैसे ही इसका निगेटिव बनता है, यहाँ से वाज टू और वर टू का जो टू होता है वो वाज वर से अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये ने नी ने से समाप्त होने वाले वर्ब होते हैं, यानी शब्द होते हैं, उसका जो मीनिंग लिखी जाती है इन्फिनेटिव के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में लिखी जाती है, इन्फिनेटिव के रूप में लिखी जाती है, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब अफर्मेटिव में साथ है, लेकिन जैसे ही निगेटिव बनेगा याद रखना वहां पर सिर्फ वाज वर ही काम करेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, टू क्या करेगा, वर्ब से ठीक पहले लिखा जाएगा, टू इसके साथ नहीं आएगा। कहां से, निगेटिव से। सिर्फ अफर्मेटिव में ये साथ रहेंगे बस, वाज टू और वर टू का जो टू होता है वो अफर्मेटिव में साथ रहेगा, बाकी जैसे ही निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो टू क्या हो जाएगा, वाज वर से अलग हो जाता है, वो वर्ब के ठीक पहले होता है, अर्थात वो इन्फिनेटिव का रूप धारण करने के लिए, अर्थात इन्फिनेटिव का भाव में वहां पर रहने के लिए वो टू उसके ठीक पहले लिखा जाता है, ठीक है। अपनी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4-6 लोग हैं, उसमें सभी काम कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है, बाकायदा बैठ करके गपशप मार रहा है ना, बातें कर रहा है। और जैसे मान लीजिए कोई आया, पूछा क्यों, क्या हो रहा, नहीं बस काम हो रहा, तो तब वो बताएगा हम सब लोग मिलकर काम करें, लेकिन कर कोई और रहा होता है काम। ठीक उसी तरह यहाँ पर ये इसके ठीक पहले रहेगा, लेकिन जब जिक्र होगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है तो वाज टू वर टू ही बोला जाएगा। कहे प्रयोग पढ़ रहे हैं, वाज टू और वर टू का प्रयोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी के अनुसार क्या हो जाएगा, वर। अगर वाज टू वर टू वाले वाक्य में नहीं शब्द आता है तो इसके लिए हम वाज और वर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तब इसके बाद यहाँ पे टू, अर्थात अपनी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाज टू और वर टू के प्रयोग
वाले वाक्य यदि निगेटिव में होंगे तो वाज टू और वर टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। वाज टू और वर टू के बीच में, वाज टू और वर टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, वाज वर में से कोई एक लिया, फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया, फिर इसके बाद हमने टू लिखा, फिर क्या करने वाले थे, खाने वाले थे, है ना। तो खाने का मतलब ईट, क्या खाने वाले थे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फूड है। तो जो शब्द दिया नहीं वाला उसको थोड़ा साइलेंट करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या खाने वाले थे, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते क्या नहीं खाने वाले थे, लेकिन इसको थोड़ा साइलेंट करके बोलेंगे तो हमको वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए वहां अपना कमरा नहीं साफ करने वाली थी। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, वह अपना कमरा नहीं साफ करने वाली। कौन नहीं साफ करने वाला, वह साफ करने वाली थी। तो इससे पता चलता है यहाँ क्या हो जाएगा, सी। सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज या वर, ये देखिए लिखा है नोट ना, देख रहे हैं आप। तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा, वाज। यदि ये निगेटिव है तो अभी आपको हमने जस्ट बताया निगेटिव है तो वाज टू और वर टू के बीच में नॉट लग जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देख रहे हैं ना, वाज टू और वर टू के बीच में नॉट लग गया। और इस हमने आपको इसे भी बताया कि वाज टू और वर टू के प्रयोग वाला वाक्य यदि निगेटिव में होगा तो वाज वर ही यहाँ पे निगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखे जाते हैं। टू तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले होता है, लेकिन जहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात आएगी वो पूरा बोला जाएगा। जहाँ वाक्य की बात आएगी वाज टू और वर टू के प्रयोग का ही वाक्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए टू क्या करने वाली थी, साफ करने वाली। तो साफ करने की मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लीन। क्या साफ करने वाली थी, हमने कहा ना ही शब्द को थोड़ा थोड़ा साइलेंट करके बोलिए तब थोड़ा सा ना, क्या साफ करने वाली थी। अगर आप ऐसा पूछना चाहते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं वाक्य से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमने कई बार बताया, कई टॉपिकों में, कई मतलब वीडियो में हमने आपको बताया किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप वाक्य से ही पूछ सकते हैं। वाक्य से पूछो, बताया वह क्या करने वाली थी, साफ करने वाली थी। क्या साफ करने वाली थी, अपना कमरा। तो क्या कर लगा के पूछेंगे, वर्ब बोलेगा। क्या लगा के पूछेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेगा। ठीक है, तो अपना कमरा, तो अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, इसी के अनुसार हर, और कमरे की मीनिंग क्या हो जाएगी, रूम। तब यहाँ पे द रूम नहीं लगाना, ठीक है, हर रूम। और कोई अगर ऑब्जेक्ट के अलावा अदर वर्ड बचता तो हम लिख देंगे। थोड़ा चेक करते हैं, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, वर्ब वहाँ जो नॉट टू के बाद हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। अब कोई बच रहा शब्द नहीं बच रहा, फुल स्टॉप। समझ में आई बातें। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर से समझेंगे कैसे संरचना सूत्र इसकी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाज या वर होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद टू होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड आए तो आप ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसका भी इंट्रोगेटिव होता है, तो यदि किसी का अफर्मेटिव है या निगेटिव है, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, यानी हाँ में स्वीकार करें या ना में। तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी उसको हाँ या फिर ना में स्वीकार करते हैं। इसका मतलब अगर अफर्मेटिव निगेटिव है तो इसका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, वाज वर। अब आप देख रहे हैं कि टू वहीं पे है, तो हमने आपको एक बार नहीं कई बार आपको हमने संकेत किया कि यहाँ पे वाज टू वर टू के प्रयोग में जो टू होता है वर्ब के ठीक पहले होता है, यदि निगेटिव बने चाहे इंट्रोगेटिव बने। ठीक है, टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर इनके साथ नहीं आता, लेकिन पूछे जाने पर बताता है वाज टू और वर टू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम लोग शहर जाने वाले थे, समझना ध्यान से। क्या हम लोग शहर जाने वाले थे, हाँ जाने वाले थे, या फिर ना नहीं जाने वाले। तो देखिए अफर्मेटिव या निगेटिव में आंसर निकला ना, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो सकता है। चलिए इसका हम थोड़ा से
अनुवाद करते हैं। समझते हैं कैसे। अब देखिए क्या है, आपको बता दें वाज टू या वर टू के प्रयोग या फिर किसी भी यूजेस का या फिर किसी भी टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है। तो एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, किसी भी सेंटेंस का वाक्य यदि यस या नो टाइप क्वेश्चन का हो अर्थात क्या शब्द से शुरू होगा, तो जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी की हेल्पिंग वर्ब क्या के स्थान पर लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वाज टू और वर टू का प्रयोग है। अब वाज टू वर टू का प्रयोग कहाँ से पहचाने हमने, वाला था, वाली थी, वाले थे, अर्थात ने वाले थे, नी वाली थी, ना वाला था, है ना। आया तो हमने समझा कि ये वाज टू और वर टू का प्रयोग है। तो वाज टू या वर टू का प्रयोग काहे से शुरू हुआ, क्या शब्द से। हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या शब्द से शुरू हुआ, इसलिए क्या कि अंग्रेजी ना लिखकर इसी के स्थान पर क्या हम लिखेंगे, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर, वाज या वर यहां पे होगी। ठीक है, तो यहां पर हम वाज या वर का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग मतलब वी है, तो वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वर, वर वी। हम लोग, लोग थोड़ा भावपूर्ण करने के लिए वी बहुवचन, बाकी वी तो बहुवचन वैसे भी है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि वी पीपल हो जाएगा। ठीक है, गलत मत करना। तो वाज वर्ब में इसको एक हमने लिखा, फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर इसके बाद टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो जाने, तो यहाँ पर देखिए ये इन्फिनेटिव का रूप धारण कर लिया, हो गया ना। कहाँ जाने, जहां जाने की बात हो रही है उससे पहले, तो सिटी जाने की बात हो रही है तो यहाँ पे टू सिटी, और कोई शब्द बचता है दरवर्ड के रूप में तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। समझ में आई बातें, कैसे करना है, क्या शब्द से शुरू होगा, तो क्या कि अंग्रेजी ना लिख करके हम उसके स्थान पर काहे का प्रयोग करेंगे, वाज टू और वर टू का प्रयोग वाला वाक्य होगा यदि, तो उसकी जगह पे वाज और वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा जो दिया होता है WH टाइप, उसको थोड़ा समझते हैं। WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, आइए देखते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट में स्ट्रक्चर से समझते हैं, यानी संरचना इसकी सूत्र समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर यहाँ पर वाज या वर होगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद अदर वर्ड आए तो अदर वर्ड भी लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बातें हो रही हैं, है ना, कि आज वो आएगा, तो लोग कमेंट, अरे तो परसों में तो कल ही तो गए, क्यों आने वाला है, प्रेजेंट है क्यों आने वाला है ना। अगर पास्ट की बात होगी तो बोलेगा क्यों आने वाला था, कुछ काम होगा तभी तो आने वाला था, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन तो हो सकता है ना, या फिर बोल सकते हो क्या आने वाला था, कब आने वाला था, कहाँ आने वाला था। जैसे कोई आपका सामान भी आ रहा था, कहाँ आने वाला था। ठीक है, तो इसका मतलब WH टाइप क्वेश्चन का भी यहाँ पर हमें जरूरत पड़ सकती है, यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द लगा के हम प्रश्न पूछ सकते हैं वाज टू और वर टू के प्रयोग में। चलिए जैसे मान लीजिए मेरा भाई कल क्यों आने वाला था। अब देखो कैसे क्वेश्चन, मेरा भाई कल क्यों आने वाला था। यहां पर देखिए क्या दिया, तो क्यों की मीनिंग क्या होगी, व्हाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड समझेंगे। तो हमने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, आदि जैसे शब्द होंगे, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई, क्या हो जाएगा, व्हाई। फिर इसके बाद वाज वर्ग लगाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, मेरा भाई क्या है, एक वचन है, मेरा भाई क्या है, एक वचन। अब ये मत सोच लेना कि हम दो भाई हैं, तीन भाई हैं, हम बहुवचन है, नहीं, वो जो दिया होता है, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसकी बहन, मेरी माता जी, तुम्हारे पिता, ये सारे वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव के साथ नाउन होते हैं, वो सदैव एक वचन ही माने जाते हैं। ठीक है, वो भले ही तमाम हो, बात की बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, फिर माई ब्रदर।
तो हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर वाज वर्ब में इसको एक लिखा, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करने वाला, आने वाला था, तो आने की मीनिंग क्या हो जाएगी, कम। क्या आने वाला था, नहीं पता, लेकिन कब आने वाला था, कल, अदर वर्ड के रूप में यहाँ पे कल। तो बीते हुए कल को हम क्या बोलते हैं, यस्टरडे। क्या बोलते हैं, यस्टरडे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर इसके बाद वाज वर्ब में इसको एक लिखा, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर टू लिखा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हमको अदर वर्ड के रूप में कल मिला, इसलिए हमने उसको लिख लिया। क्लियर बात। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड और होता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि के अलावा एक क्वेश्चन वर्ड होता है कौन। तो कौन जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका अनुवाद थोड़ा हट के होता है, थोड़ा हट के मतलब अफर्मेटिव की तरह होता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि WH टाइप क्वेश्चन का जो कौन प्रश्नवाचक वाले वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हु होगा जो कि किसके स्थान पे होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे। इसके बाद यहाँ पर वाज वर्ब, जो वाज टू वर्ब टू है, इसमें सिर्फ एक वचन वाला ही वर्ब होता है, ठीक है। हु सदैव एक वचन सब्जेक्ट के अर्थ में होता है, इसलिए यहाँ पर वाज टू का ही प्रयोग होगा, वर्ब टू का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी मिल जाए उसको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे आ गया, कल कौन पढ़ाने वाला था। ऐसे भी देखिए क्वेश्चन, कल कौन पढ़ाने वाला था, तो किसी भी सर का नाम या किसी का भी नाम बता दिया जा सकता है ना। तो चलिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे, जब देखिए कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। तो जैसे अभी हमने बोला कि WH टाइप क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, अभी आपने देखा जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझाया और संरचना सूत्र भी बताया। क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है ना। लेकिन अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो WH टाइप वाले क्वेश्चन में ही आपको ध्यान देना है कि अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम क्वेश्चन वर्ड की जगह पे नहीं लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी हम क्वेश्चन वर्ड की जगह पे नहीं लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं। किसकी जगह पे लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे। किसकी जगह पे, सब्जेक्ट। और यदि ये सब्जेक्ट की जगह पे क्वेश्चन वर्ड लिखा गया है तो ये किसकी तरह अनुवाद होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। किसकी तरह होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी का अफर्मेटिव में होगा। अब इसका मतलब नहीं किसी के भी अफर्मेटिव में कर दो। जैसे हम वाज टू वर्ब टू का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उसी का अफर्मेटिव वाले संरचना सूत्र से हम करेंगे, ठीक है। तो हु शब्द कहाँ लिखा जाएगा, कौन की अंग्रेजी हु कहाँ लिखी जाएगी, सब्जेक्ट के स्थान पे। इसके बाद यहाँ पर 102% वाज टू ही लगेगा, वर्ब टू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हु जब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है तो वो एक वचन सब्जेक्ट के अर्थ में होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी एक वचन वाली होती है। क्या करने वाला, पढ़ाने वाला था। तो पढ़ाने की मीनिंग रीड नहीं होगी, याद रखना क्या होगी, टीच। पढ़ाने वाला था, क्या पढ़ाने वाला था नहीं दिया, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मान लो तुम्हें हमें होता तो लिख देते, नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, यस्टरडे। तो जो मिले वो लिखना है, ठीक है। जो ना मिले फालतू अपने से शब्द नहीं ऐड करना। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन वर्ड हु को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा, वाज टू का प्रयोग किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने किया, ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे नहीं मिला है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमको एडवर्ब के रूप में यस्टरडे मिला, उसको हमने अदर वर्ड की जगह पे लिख लिया, ठीक है। और कोई शब्द बच रहा नहीं, बच रहा। क्लियर। तो इस तरीके से आज हमने वाज टू और वर्ब टू का प्रयोग पढ़ा, और ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, या आप 10 में हो या फिर 12वीं के हो बच्चे, दोनों क्लासों के लिए रामबाण की तरह ये काम करेगा। कब, जब आप पैसेज का ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश,
तब वहाँ पर ये नहीं होगा कि जो एक वाक्य वो एक ही टेंस का, वो उसमें हर टेंस का, हर यूजेस का, किसी भी तरह का वाक्य हो सकता है, क्योंकि वो कहानी होती है। तो इसलिए हमें उससे पहले ये सारे यूजेस, सारे टेंस हमको मजबूत करने होते हैं। यदि मजबूत हो जाता है तब हमको अनुवाद करने में पैसेज का समस्याएं नहीं होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये आपके लिए 100% काम की चीज़ है। तो हमने आपको भरपूर पढ़ाने का प्रयास किया और करते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी जो पैसेज में आने वाले अनुवाद होते हैं, उन सारे चीज़ों को हम एक एक करके पहले सोच रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं, ताकि आपकी ये पढ़ाई मजबूत हो। और इसके बाद हमें जो पैसेज का अनुवाद करना होगा उसमें हमें दिक्कतें ना क्रिएट हो, बाद में ये ना हो कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए हमारा ये रोज़ प्रयास रहता है। रोज़ हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आने का प्रयास करते हैं, आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। इसलिए आपसे लास्ट में ज़रूर ये कहते हैं कि यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।